जय हिंद बच्चों। हम लोग सोल्यूशन टॉपिक में जब लास्ट कंटेंट डिस्कस करते हैं तो दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसको भी हम एक लेक्चर कवर करेंगे उसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे हम केवल एबनॉर्मल मोलर मास में एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई, स्मॉल आई से लिखते हैं उसको। इस लेक्चर में हम केवल आई, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की डिग्री और स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है वो भी इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा। इन तीनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। अल्फा, आई और स्मॉल एन के बीच का रिलेशन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ छोटे प्रॉब्लम होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में चाहे कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा, आई एंड एन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा, आई एंड एन। और अल्फा को हम लोग बुलाते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन का केस तो डिसोसिएशन बुलाएंगे, और एसोसिएशन का केस है तो हम लोग इसको बुलाएंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा इज आइदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ द केस इज ऑफ डिसोसिएशन। सॉल्यूट टूटने का नेचर शो करता है सॉल्वेंट में मिलाने पे, और अगर जुड़ने का नेचर शो करता है तो इट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई वांट ऑफ फैक्टर होता है, जिसके बारे में आपको ये जरूर से याद रखना है कि अगर डिसोसिएशन का केस होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। एसोसिएशन का केस होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और न डिसोसिएशन है न एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये आपको जरूर से याद रखना चाहिए, आपको दिमाग में एकदम ये स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में जाके जब सोल्यूशन बनाना हो तो टूट जाए, जितना आप लें वो सॉल्यूट टूट के अपनी संख्या को बढ़ा ले, उसके लिए आई 1 से ज्यादा। सॉल्यूट ऐसा जो सॉल्यूशन में जाए सॉल्वेंट के साथ जब मिले सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो 2 सॉल्यूट आपस में जुड़ जाएं, 1 बना दे, 2 का 1 हो जाए, 3 का 1 हो जाए, जुड़ जाए पार्टिकल्स, तो वो एसोसिएशन का केस। ऐसे में आई की वैल्यू 1 से कम, और न टूटे न जुटे तो आई की वैल्यू 1। ये जरूर याद रखिएगा। अब इसमें देखिए क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। ये डिसोसिएशन के केस में लागू होने वाला स्मॉल एन है। ये डिसोसिएशन के केस में लागू होने वाला स्मॉल एन है। क्या कहता है, एन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर डिसोसिएशन का केस है उसमें एन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ये फिगर 1 मोल को प्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किल। Suppose this circle representing 1 mole of solute taken, and when it is added to solvent, जब इसको मैंने solvent में ऐड किया बच्चों, तो ये आपको दिखाई पड़ा कि एक एसिड प्रोड्यूस कर दिया 2 पार्ट। तो यहां दिखा रहा है कि 1 मोल सोल्यूट पानी में गया, सॉल्वेंट में गया, और सोल्यूशन का निर्माण करते समय इधर सोल्यूशन बन गया है सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके, वो 1 का 2 हो गया। तो कहता है स्मॉल एन इसमें क्या है, अगर इसको आपने 1 माना तो ये भी 1 माना जाएगा और ये भी 1 माना जाएगा। 1 मोल 1 मोल। तो टोटल मोल ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूट टेकन। फिर से सुनेंगे, टोटल मोल ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूट टेकन। 1 मोल सोल्यूट को आपने जब लिया तो वो पानी में जाके जब सोल्यूशन बनाया तो कितने टोटल मोल बना रहा है टूटने के बाद, दैट इज एन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो स्मॉल एन की वैल्यू आपको 1 मोल से 2 मोल बन गया, स्मॉल एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। डिसोसिएशन का ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसमें आपके बड़े फेमस कई एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, इसमें पहला एग्जाम्पल NaCl अगर आप लें तो NaCl कभी भी पानी में जाता है
तो टूट के Na+ और Cl- बनाता है एक्वस। सॉल्यूशन की साइड के लिए हम लोग एक्वस लिखेंगे, AQ फॉर एक्वस, AQ फॉर एक्वस। तो अगर आप NaCl को देख रहे हैं तो यहाँ ये पूरा 1 मोल है, और सॉल्यूशन में जब गया तो वो एक Na+ बना दिया और एक Cl- बना दिया। तो एक से टोटल एक Na और एक Cl, तो टोटल करके अगर आप देखेंगे तो कितने पार्टिकल बन गए बच्चों? 2। तो एक से जितने टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में बन जाए वही स्मॉल n होता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। चलिए मैं अगला एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि इसको ऐसे देखा जाए बच्चों, 1 मोल सॉल्यूट अगर आपने लिया, अब वो सॉल्वेंट में गया, पानी में गया, और वो 3 मोल पार्टिकल बना दिया। तो 1 मोल टेकन से यहां टोटल 1 और 1 सॉल्यूशन में बनने वाले टोटल पार्टिकल जो हो गए 3 मोल। तो इस केस में स्मॉल n का वैल्यू 3 हो जाएगा। देखिए स्मॉल n क्या है डिसोसिएशन केस में? 1 मोल लिया गया सॉल्यूट पूरी तरह से टूटने के बाद टोटल जितने मोल ऑफ पार्टिकल बनाता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाला साइड है, वही स्मॉल n है बच्चों। तो 1 मोल टूटने के बाद एक टोटल कितने पार्टिकल बना रहा है बच्चे? 3। तो यहाँ n की वैल्यू 3। इसका एग्जाम्पल आप देखें, बड़ा आसान सा इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसके एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल लीजिए आप। तो CaCl2 सॉलिड अगर आप लें और इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाएगा बेटे? ये बनाएगा Ca2+, ये तोड़ना आपको आना चाहिए, +2 of Cl-, ये एक्वस और ये भी एक्वस। तो अगर आप देखें तो ये एक पार्टिकल यहां लिया हमने 1 मोल CaCl2, और ये टूट के 1 कैल्शियम का बना रहा है और 2 क्लोराइड का मोल बना रहा है। तो टोटल इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3। 1 मोल से जितना टोटल बन जाए वो आपका n की वैल्यू होती है डिसोसिएशन केस में। चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा अगर आप लें तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको अगर आप एज ए सॉल्यूट यूज कर रहे हैं सॉलिड, और इसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सारे बच्चे इसको तोड़ के कैसे लिखना ये जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो हम उसका भी आपको एक सिंपल सा वीडियो बना के दे देंगे। 2Na+SO4 2- एक्वस। तो इसमें देखिए अगर आपने 1 Na2SO4 लिया बच्चों 1 मोल, तो ये 2 मोल Na+ और 1 मोल सल्फेट, सल्फेट के पीछे कुछ नहीं लिखा तो 1, तो ये भी टोटल कितना मोल बन रहा है 1 मोल से? 3। तो यहाँ n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसी तरह से हम अगर अपना अगला इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने लिखें तो मेरे ख्याल से बच्चे बता पाएंगे कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलिए मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज थर्ड केस, मैं लिखता हूं आपके सामने बच्चों AlCl3 सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर, Al3+ एक्वस एंड 3Cl- एक्वस। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपसे कोई पूछे n की वैल्यू क्या है, सीधे बताइए आप। AlCl3 का यहाँ कितना मोल लिया गया बेटे? कुछ नहीं लिखा है AlCl3 के पहले, तो 1 मानेंगे इसको। तो ये 1 मोल। एल्युमिनियम का कितना मोल है बेटे? 1। और क्लोराइड का कितना है बेटे? 3। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें बेटा? टोटल 4। और मैं लिखता हूँ आपके सामने एक आग और लिखता हूँ। चौथा देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ एसिटिक एसिड, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ऐसे कई कंपाउंड आपको सॉल्यूट के रूप में एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं। सारे ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो वीक एसिड होते हैं, इसलिए रिवर्सिबल एरो दे दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटिक एसिड।
अब इसका ये डिसोसिएशन का रिएक्शन है बच्चों मेरे, आप इसमें n की वैल्यू बताएं। n की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें, बच्चे मेरे? इसमें n की वैल्यू हो जाएगी बेटे, जी हाँ 2। 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल एसीटेट आयन बनाता है और 1 मोल H+ बनाता है। टोटल प्रोडक्ट में कितने बन गए? 2, तो n की वैल्यू 2। एक और करता हूं आपके सामने, एक आपके सामने मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता हूं K4FeCN6। अगर ये एज ए सॉल्यूट यूज हो गया, एनसीईआरटी में ऐसा सॉल्यूट नहीं यूज किया गया है, लेकिन आप अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी रख पाएंगे। इसी साल आपको पढ़ना है। मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूं आपको। इट विल ब्रोकन एज 4K+, ये कैसे टूट रहा है दिख रहा है आपके सामने, और पूरा ये FeCN6 एक साथ जाता है बच्चों, FeCN6 4-। तो आप बताइए बेटे कितना n का वैल्यू होना चाहिए अगर ये पूरा 1 माना जाए तो इसका 1 मोल। पोटेशियम का कितना मोल आया बच्चे? 4, और ये पूरा एक साथ फेरोसाइनाइड कहलाता है, FeCN6 4-, ये 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 4 और 1 5। तो ये डिसोसिएशन के केस में हम लोग कैसे n को जज करेंगे ये मैंने बता दिया। अब आ जाए हम लोग एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन के केस में n क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ पार्टिकल। कितने पार्टिकल एसोसिएट होके 1 मोल पार्टिकल बनाएंगे, ये एसोसिएशन के केस में स्मॉल n का वैल्यू होगा। ये स्मॉल n बच्चों एसोसिएशन के केस में अप्लाइड होगा, ये वाला। चलिए इसका भी मैं आपको समझाता हूं। अभी क्या कहना चाहता है एसोसिएशन के केस में, कैसे हम लोग n को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एसोसिएशन लिखता हूं, अब इसको आप देखिए। मान लीजिए ये किसी ने सॉल्यूट ऐसे लिया और उसको सॉल्वेंट में मिलाया, तो नो डाउट इधर क्या बनने वाला है बच्चों? सॉल्यूशन बनने वाला है। तो अगर आप इसको 1 मोल मानते हैं तो 1 मोल इसको ही मानेंगे। तो टोटल कितना मोल आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? 2 मोल। अब प्रोडक्ट जब बना तो ये आपको इधर 1 ही मोल दिख रहा है, 2 का 1 हो गया जी। तो 1 मोल प्रोडक्ट सोल्यूशन में, सोल्यूशन के अंदर है, तो 1 मोल सोल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने पार्टिकल जुड़े हैं बच्चों वही स्मॉल n है। फिर सुनिएगा, 1 मोल सोल्यूशन के अंदर आपको 1 दिख रहा है, तो सोल्यूशन के अंदर 1 बनाने के लिए कितने जुड़े हैं, कितने मोल जुड़े हैं, वो यहाँ n होता है। डिसोसिएशन में 1 कितने में टूटा है वो n होता है। एसोसिएशन में कितने जुड़ के 1 बनाए हैं वो n होता है। तो इसमें कितने जुड़ के 1 बनाए हैं बेटे, तो इसमें 2 जुड़ के 1 बनाए हैं, तो ये n = इसमें 2 हो जाएगा। और ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बनाया। 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बनाया, तो इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये डाइमराइजेशन कहलाता है। 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बनाया, ये प्रोसेस डाइमराइजेशन कहलाता है। आपने सुना होगा कई यूनिट मिलके 1 यूनिट बनाए, पॉलीमर। पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट। मेनी यूनिट कंबाइन करके 1 यूनिट बनाए तो पॉलीमर। यहाँ 2 यूनिट कंबाइन किया, 1 यूनिट बनाया, तो ये डाइमर का केस है। और डाइमर में याद रखिएगा मैक्सिमम यही डिसोसिएशन में बच्चों पूछते हैं। डाइमर ही ज्यादातर एसोसिएशन में, एसोसिएशन में ज्यादातर डाइमर पे ही बात होती है, क्योंकि एसोसिएशन में डाइमर का ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे ज्यादा डाइमराइजेशन ही ऑब्जर्व हुआ है। तो डाइमर में n की वैल्यू 2। अगर मैं आपके सामने ऐसा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए A+A, मान लीजिए A हमारा सॉल्यूट है, A+A गिव, यहाँ रिवर्सिबिलिटी का साइन दे दिया जा बेटा। इसको अगर हम रिवर्सिबिलिटी का साइन दे दें, यहां भी रिवर्सिबिलिटी का साइन दे दें, तो A+A गिव A2। तो ये सिंपली इसको ऐसे, ये जो पिक्चर में बना के दिखाएं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसको लिखने वाला ऐसे भी लिख सकता है, 2A गिव A2। अच्छा, अगर ये डाइमराइजेशन का केस है बच्चों,
तो ज़रूर आप इसको भी पकड़ पाएंगे। अगला मैं क्या लिख रहा हूँ आपके दिमाग में तो आ ही गई होगी बात। 1 2 और ये 3, इसको करके मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वाटर ही हो, जनरली वाटर में एसोसिएशन नहीं होता है तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। वाटर कोई भी एक सॉल्वेंट हो सकता है और ये 3 का 1 बना दिया सोल्यूशन के अंदर। तो इसमें 3 पार्टिकल जब जुड़े हैं, 1 1 और 1, तो ये मिल के 1 पार्टिकल बनाया है। तो 1 पार्टिकल एसोसिएटेड सोल्यूशन में बना है। इसको बनाने के लिए कितने पार्टिकल जुड़े हैं वो n है। तो n इसमें कितना है? 3। और ये केस हो जाएगा बच्चों ट्राइमराइजेशन का। 3 मिलके 1 बनाए तो ये ट्राइमराइजेशन का केस है। और ट्राइमराइजेशन में n की वैल्यू 3 होगी। तो बहुत बढ़िया, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों मेरे, 3 of A produces 1A3। और अगर मैं इसको लिखूं आपके लिए इस तरह से कि 4 of A produces A4, इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राई के बाद क्या आना चाहिए? टेट्रामर। टेट्रामराइजेशन, ये टेट्रामर बना है। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 4। तो इसमें प्रमुख रूप से एसोसिएशन के केस में आपको डाइमराइजेशन ही मिलता है। आपके सिलेबस में आप ज्यादातर क्वेश्चंस पढ़िएगा, आपकी मुलाकात डाइमराइजेशन से ही होनी है। ट्राइमराइजेशन और टेट्रामराइजेशन भी आप समझ लें। और डाइमराइजेशन का मैं आपको महत्वपूर्ण केस बताऊं बच्चों कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड कोई जिसका फॉर्मूला R के साथ, या बेंजीन रिंग भी यहां हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हो जाएगा। और नॉर्मली जब आप इसको बेंजीन या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाएंगे, प्रमुख रूप से आपको ये बेंजीन में ही ऑब्जर्व होगा, C6H6 सॉल्वेंट, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलके 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2 का 1 हो गया। कैसे दिखा सकते हैं इसको हम लोग? तो RCOOH 2 टाइम्स। जब ये डाइमर बनाया है बेटे तो ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक बड़ा ही अच्छा डाइमर बनता है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं किसमें? बेंजीन में, या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ये देखिए ये यहाँ पे बन गया। थोड़ा सा और अच्छा कर दूं मैं इसको आपके लिए, बराबर दिखे आपको। तो ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ ये C से जुड़ना चाहिए, और ये आपको तो ये 2 जगह H बॉन्ड होता है। ये H बॉन्ड है बेटे, तो डॉटेड लाइन है ये H बॉन्ड। तो ये H बॉन्ड के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी जब बेंजीन में जाएगा वो डाइमर बनाता है। डाइमर का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको यही मिलेगा। एक और मॉलिक्यूल है जो जनरली बेंजीन में जाके डाइमराइजेशन करता है, फिनॉल, C6H5OH, फिनॉल। फिनॉल भी डाइमर का ही केस शो करता है। फिनॉल भी डाइमर का ही केस शो करता है। फिनॉल भी डाइमर बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख रहे हैं कि n कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला। अब देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले पे वर्क कराता हूं। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1, ये डिसोसिएशन में लगेगा, और ये फॉर्मूला बच्चों एसोसिएशन में लगेगा। तो इन फॉर्मूलों को यूज करें और इनकी मदद से हम लोग I निकालें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अल्फा का एक रिलेशन परसेंटेज से भी होता है। परसेंटेज में अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया है, परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया है, तो दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100 या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इंटू 100। तो अगर परसेंटेज में कभी डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिया हो बच्चों मेरे, तो अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये रिलेशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने सवाल दिया, क्वेश्चन दिया बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो जो न समझ में आया हो इसमें,
जो भी कंटेंट आपको कंफ्यूजिंग लगे तो जरूर से आप उसको कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करके मैसेज करके आप उसको क्लियर करने का प्रयास करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो बिल्कुल आपको हम क्लियर कर देंगे। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको बेटे। फाइंड आई फॉर 0.6 molar NaCl solution, 60% dissociated। वैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग जब लेते हैं तो 100% टूटता हुआ मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग करें। फाइंड आई फॉर 0.6 मोलर NaCl सोल्यूशन 60% डिसोशिएटेड। सॉल्व। तो वैसे तो हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन NaCl को अगर हम लिखें तो फिर से तोड़ते हैं। NaCl जो है जब पानी में जा रहा है तो टूट के क्या बना रहा है, Na+ इक्वस और Cl- इक्वस। अब चूंकि ये पूरा नहीं टूटा है इसलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे रिवर्सिबल एरो से। वैसे NaCl को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, इन जनरल इसको सिंगल हेडेड एरो से दिखाया जाता है, केवल फॉरवर्ड एरो से, लेकिन यहाँ पे हम इसको बैकवर्ड एरो से दिखाए। अब ये इसका अल्फा कितना होगा, इस केस में परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है बच्चों। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है बच्चों मेरे, 60%। तो अल्फा क्या होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज 60 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आप सारे बच्चे मुझे बताएं इस केस में n की वैल्यू कितनी होनी है। डिसोसिएशन का केस है, n की वैल्यू बताएं। NaCl ऑल्दो हम लोग पीछे किए भी हैं, वैसे आपको बता लेना चाहिए बड़े आराम से। n की वैल्यू कितनी है NaCl में, 2। कैसे आया मैं बता चुका हूं आपको। NaCl के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2। कैसे पता, तो ये पीछे हम लोग देख चुके हैं इसको। अब चूंकि ये डिसोसिएशन का केस है इसलिए हमारे पास एक वैलिड फॉर्मूला हमारा है पीछे वाला, कौन सा मैं लिख रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई n-1। अल्फा की वैल्यू आपने रखी 0.6, I आपको निकालना है -1 डिवाइड बाई 2 - 1, n की वैल्यू 2। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटे तो ये 0.6 ये I-1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, और आप इसको जब सॉल्व किए तो I इज इक्वल टू 1.6। बिल्कुल I की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, डिसोसिएशन का केस था और I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ भी रही है, ये हमारा आंसर है। इस केस में I की वैल्यू 1.6, इस केस में I की वैल्यू 1.6। नेक्स्ट केस हमारे पास एक और आपको मैं एग्जांपल कराता हूं। 0.9 मोलर CaCl2 एक्वस सॉल्यूशन 50% डिसोशिएटेड। इसको सॉल्व करेंगे। ये भी डिसोसिएशन का केस है। इसमें सबसे पहले अल्फा निकालेंगे तो परसेंटेज बाई 100 कितना आ गया बच्चों, 0.5। स्मॉल n CaCl2 के लिए आपने स्मॉल n निकाल रखा होगा, और आप किसी अननोन के लिए भी निकाल सकते हैं जो टूट के आयन प्रोड्यूस कर रहा है। CaCl2 का कितना है भाई, n। स्मॉल n का वैल्यू कितना है, 3। अब आप फॉर्मूले में आएंगे, अल्फा फॉर्मूला जरूर याद रखिए, अल्फा I-1 n-1। अल्फा की वैल्यू 0.5, I-1 n की जगह रखा आपने 3 -1, यहां आ गया आपको कितना, 3 - 1 2, 2 into 0.5 is 2 into 0.5 is 1, I-1 बराबर 1, तो I इज इक्वल टू कितना, 2।
इस केस में i की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ी और i की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो दिस इज दीज टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड i। अब हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन का केस करते हैं। चलिए, एसोसिएशन का मैंने बताया आपको ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड ही देता है। तो मैं लेता हूँ 0.4 मोलर। अच्छा, इस कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है इस प्रॉब्लम में, ये केवल एक दिया हुआ कंसंट्रेशन है, इससे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। 0.4 मोलर एसिटिक एसिड इन बेंजीन, 0.4 मोलर एसिटिक एसिड इन बेंजीन 30% एसोसिएटेड। मैंने आपको ऊपर बता रखा है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में जाएगा बच्चों मेरे, तो वो एसोसिएट होता है। और एसोसिएट में भी कौन सा केस आपको पढ़ना है, डाइमराइजेशन। 30% एसोसिएटेड दे दे या डाइमराइज दे दे, जनरली आपको डाइमराइज की लैंग्वेज ही यूज करेंगे। तो इस केस में हमारे लिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, एसिटिक एसिड 2 था जब ये बेंजीन में गया, तो ये 1 बना दिया CH3COOH ट्वाइस। ये डाइमर का केस हो गया, जरूर से याद रखिए इसको। इस फॉर्मेट को मैं पहले यूज कर चुका हूं, कहां यहां देखिए, ये देखिए लिखा है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में जाके इस तरह से ट्वाइस कर लेता है, तो वही RCOOH की जगह यहाँ क्या लिखा है मैंने, CH3COOH, उसको ट्वाइस कर दिया, डाइमर हो गया। स्मॉल n का वैल्यू कितना बच्चों मेरे, 2। अल्फा कितना जी बेटा, परसेंटेज बाई 100, परसेंटेज एसोसिएशन या डाइमराइजेशन बाई 100, कितना आ गया बेटे 0.3। अब इसको हम लोग, एसोसिएशन का अलग फॉर्मूला है जी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। अल्फा इज इक्वल टू, याद है आप लोगों को, याद रखिए, एकदम जबान पे होने चाहिए फॉर्मूले, 1 माइनस आई n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। शाबाश। अल्फा की वैल्यू 0.3, 1 माइनस आई तो निकालना ही है जी, n की वैल्यू कितनी 2 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आ रहा होगा 1 माइनस आई इज इक्वल टू 0.3/2। 0.3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.15। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.15, दैट इज 0.85। आई की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, 1 से कम आ रही है। तो आप ये पूरा लेक्चर अल्फा, आई और एन के रिलेशन पे बेस्ड है बच्चों, इसको जरूर आप देखें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से लिख के दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आप बता दीजिए, तो मैं उस पर एक अलग से आपको लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।